हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नए होंगे जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका कितना बन रहा है पेपर के पहले। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा बेसिक। ठीक है, तो चलते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाता है आपका और क्या होता है, स्ट्रांग भी हो जाता है हर चीजें। तो चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, चारों पांचों ऑप्शन में बताइए कौन सा आपका सही है। पहले हम बताते हैं प्राचीन पुराण। ये देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो कभी कई कई बार तो यही पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो 18 पुराण हैं, ठीक है, ये याद रख लेंगे। 18 पुराण हैं। इसी 18 पुराण में 5 ऐसे पुराण हैं जो सबसे मुख्य पुराण हैं। वो 5 पुराण कौन से हैं, जब जो सबसे मुख्य पुराण हैं, तो याद रख लेंगे मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पुराण होता है। मत्स्य पुराण हो गया, आपका वायु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, आपका विष्णु पुराण हो गया, विष्णु पुराण याद रख लेंगे। विष्णु पुराण के बाद आपका ब्रह्मा पुराण याद रख लेंगे। ठीक है, ब्रह्मा पुराण और आपका भागवत पुराण। ठीक है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भागवत पुराण, इन पांचों पुराणों को याद रख लेंगे। 18 पुराण होते हैं लेकिन 5 ये आपके मेन पुराण होते हैं। अब इन पांचों पुराण, अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कह सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ये जो मत्स्य पुराण आपको दिख रहा है यही सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण। अब यहाँ पर क्या याद रख लेंगे, हम याद करेंगे कि विष्णु पुराण। देखिए, संबंधित राजवंश यहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करें जो विष्णु पुराण है किस राजवंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण आपको याद रखना पड़ेगा। विष्णु पुराण आपको मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो आंध्र जो 7 वाहन थे उनसे संबंधित है। तो यहाँ याद रख लेंगे आंध्र के 7 वाहन से संबंधित है मत्स्य पुराण। हम कहते हैं वायु पुराण किससे संबंधित है, ठीक है, वायु पुराण। तो वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से, याद रख लेंगे। गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है। तो कैसे इसको याद रखने का कुछ ट्रिक याद रख लेंगे, नहीं तो वहां पर भूल जाएंगे। तो विष्णु भगवान ऐसे याद रख लेंगे, विष्णु। अब यहाँ पर क्या है, विष्णु क्या करते हैं, मौर्य। तो विष्णु और मौर्य, तो कुछ ट्रिक यहाँ पर बनाइए कि विष्णु और मौर्य, ताकि याद हो जाए। मत्स्य आपका 7 वाहन याद हो जाए। ठीक है, मत्स्य 7 वाहन, तो मछली क्या है, पानी का वाहन है, ऐसे याद रख लेंगे। वायु क्या है, वह मतलब वायु प्रवेश कर रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो गुप्त है। ठीक है, तो याद रख लेंगे वायु। वायु गुप्त, विष्णु मौर्य, मत्स्य 7 वाहन, ऐसे याद करेंगे ताकि याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। करें जो भक्ति आंदोलन है उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो किसको जाता है, तो ये किसको जाता है, रामानंद को जाता है। तो रामानंद को भक्ति आंदोलन के नेता थे। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे। ठीक है, याद रख लेंगे भक्ति आंदोलन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसी आंदोलन में 2 लोग थे। एक कौन थे, अलवार थे, याद रख लेंगे अलवार थे। एक आपके नयनार थे, नय नार। अब देखिए जो अलवार थे और जो नयनार थे, इनके दोनों बारे में याद रखेंगे। जो अलवार थे ये क्या किससे संबंधित थे, तो ये किसकी पूजा करते थे, ये विष्णु की पूजा करते थे। याद रख लेंगे अलवार किसकी, विष्णु की पूजा करते थे। नयनार किसकी पूजा करते थे, ये शिव की पूजा करते थे। याद रख लेंगे विष्णु की। ये कैसे, भगवान शिव के 3 आंखें थी, नयन मतलब आंख होता है, तो इनके 3 आंखें थी, तो ये याद रख लेंगे। ये तो ये मतलब ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अलवार किससे संबंधित है और नयनार किससे संबंधित है। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर जो संप्रदाय हैं उनके मत हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये किस मत से हैं, यहाँ मैं कहूँ विशिष्ट, ठीक है, विशिष्टा दैत्य। ठीक है, विशिष्टा दैत्य किससे संबंधित है, ये बताना है। अगर हम कहें दैत्य, शुद्धा दैत्य, मैं कहूँ
शुद्धा दैत्य ये किससे संबंधित है ये बताना है। शुद्धा दैत्य किससे संबंधित है, या हम कहें दो बार दैत्ता दैत्य लिखा गया, दैत्ता दैत्य ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये हम ये पहले तीनों बता दीजिए फिर आगे बताते हैं। तो ये बताइए तीनों किससे संबंधित है आपका है। तो विशिष्ट दैत्य, विशिष्ट कौन है, तो रामानुज, ठीक है। तो विशिष्ट कौन है, राम जी हैं, तो रामानुज ये विशिष्ट दैत्य से संबंधित है। शुद्धा दैत्य, शुद्धा दैत्य किससे संबंधित है, तो शुद्धा दैत्य आपका वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य से संबंधित है शुद्धा दैत्य, तो ये वल्लभाचार्य से संबंधित है। दैत्ता दैत्य, तो ये दत्ता दैत्य डबल बार आया है, तो ना से निरंतर, तो निम्बार्क है, ना से निरंतर ना से निम्बार्क है। तो हमेशा यही याद रखेंगे जब आपको दैत्ता दैत्य, दैत्य दैत्य दो बार आया है तो निरंतर आ रहा है, तो निरंतर से निम्बार्क है। शुद्ध दैत्य वल्लभाचारी, विशिष्ट कौन थे, हम भगवान श्री रामचंद्र जी विशिष्ट थे, रामानुज, ठीक है। तो रामानुज ये याद रखेंगे। अब हम कहते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछते हैं, हम कहें बरकरी, बरकरी से कौन संबंधित है, तो बैकरी संप्रदाय से कौन है, नामदेव नाम याद रख लेंगे, नामदेव से बरकरी याद रखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रामदेव से बरकरी, ठीक है। तो याद रखेंगे बरकरी नामदेव, तो इतना याद रखेंगे। विशिष्टा दैत्य रामानुजन, शुद्धा दैत्य आपका वल्लभाचार्य, दैत्ता दैत्य निम्बार्क है, बरकरी नामदेव, ठीक। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, ये रामानंद को जाता है, याद रखें किसको जाता है, रामानंद को जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहा है, ठीक है। करा महलवारी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, जैसे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है। तो भारत का मैप देखो कैसे बना देते हैं ताकि आपको, मान लीजिए ऐसे भारत का मैप है। अब इस भारत के मैप में जब महलवाड़ी प्रणाली आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, महलवाड़ी प्रणाली जब आपकी आएगी तो महलवाड़ी प्रणाली आपका जैसे पंजाब की एरिया था और उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रांत का, इस जगह पे लागू हुआ था। तो यहाँ पर बिहार नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश, जैसे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश है क्योंकि उत्तर प्रदेश का बनारस वाला जो एरिया था यहाँ पर महलवाड़ी प्रथा लागू हुआ था, ठीक है। महलवाड़ी इस साइड कर देंगे। जमींदारी प्रथा आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर जमींदारी प्रथा लिया लागू हुआ था। रैयतवाड़ी प्रथा आपका मद्रास, ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा आपका कहाँ पे लगा था, मद्रास में लगा था। और बंबई के कुछ इलाके में रैयतवाड़ी प्रथा लगा था। अब देखिए यहाँ पर कब लागू किया गया, देखिए पहले तो ये पूछा जाता है इसके जन्मदाता कौन थे, महलवाड़ी के। तो महलवाड़ी के जन्मदाता कौन थे, तो यहाँ पर हाल्ट मैकंजी थे, ठीक है। हाल्ट मैकंजी, ठीक है, मैकंजी इसके जन्मदाता थे, ठीक है। तो जन्मदाता याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जन्मदाता हाल्ट मैकंजी थे और ये कब लागू किया गया था, तो इसको अब देखिए दो डेट है, 1819 में इसका प्रतिवेदन आया था, 1822 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। अब इसमें होता क्या था महलवाड़ी प्रथा में, देखिए सब कुछ अलग अलग था। महलवाड़ी प्रथा में मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है। अब इसी पूरे गांव को मिलाकर क्या होता रहता था, ये राजस्व देना होता था, ठीक है। पूरे गांव को, मतलब पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि राजस्व दे, ठीक है। तो मतलब महल, महल को गांव कहते हैं, कि इसको गांव वार्डी प्रथा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कृषक के साथ नहीं था, ये पूरे ग्राम या महल के साथ था। और रैयत किसके साथ था, रैयत किसके साथ, किसान, रैयत माने किसान, रैयत माने किसान होता है, ठीक है। ये किसान ही खुद देता था। और ये जमींदारी प्रथा किसके साथ था, ये जमींदारों के साथ था, जमींदारी किसानों से वसूल करके देता था, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट किसान देता था, यहाँ पूरा गांव मिलके देता था, ठीक है। तो यही सब अंतर था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा, करें पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्राथमिक कार्यकर्ता का नाम बताइए। करें जो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे वो प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, जो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे तो वो कौन थे, यहाँ कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। उस अधिवेशन का नाम क्या था? उस 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की कांग्रेस के मंच से पहली बार तो 29 में किया गया, लेकिन ये कांग्रेस के मंच से नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन से। मान लीजिए यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है, यहीं पर लोग बैठे हैं, तो यहाँ से मांग किया गया, यहाँ से मांग नहीं किया गया। जब यहाँ मंच से बात किया जाएगा तो वो कब किया गया था? 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन से, ठीक है, लाहौर अधिवेशन से। तो अभी आपसे अगर कहे कि कांग्रेस पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से कब किया गया, तो आप बोलेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन से। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, तो वो हसरत मोहानी थे। अहमदाबाद 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन था, यहीं से मांग किए थे, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल आंदोलन हुए? दो लोगों के नेतृत्व में। पहला याद रख लेंगे होम रूल एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट का नाम याद रख लें। अब देखिए एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन कब था? तो एनी बेसेंट का था अप्रैल 1916 में। तो अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट का था। तिलक का था, याद रखिएगा, तिलक का था, तिलक का अप्रैल नहीं, ये सितंबर में था। एनी बेसेंट का सितंबर में था, अप्रैल में उनका था तिलक का, ठीक है। तो तिलक का याद रख लेंगे, इनका अप्रैल 1916 में था। तो अप्रैल 1916 में तिलक का था, तो ये याद रख लेंगे। अप्रैल 1916 में तिलक का होम रूल आंदोलन था, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था। अब इनकी पुस्तक याद रख लेंगे, कई जो उस समय चली थी। तो इनका जो पुस्तक था, ये इनका पुस्तक कॉमनवेल्थ था, तो याद रख लेंगे कॉमनवेल्थ था इनका। और पुस्तक क्या था? न्यू इंडिया था, न्यू इंडिया। अगर आपसे देखिए न्यू इंडिया यहाँ है, अगर आपसे पूछे यंग इंडिया, तो यंग इंडिया किसका बोलेंगे? यंग इंडिया गांधी जी का बोलेंगे, ठीक है, गांधी जी का यंग इंडिया बोलेंगे। और जब न्यू इंडिया पूछे तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? ये है एनी बेसेंट का, ठीक है। अब हम तिलक का अगर हम देखते हैं तो तिलक की जो पुस्तकें यहाँ पर चल रही थी, तो तिलक की मराठा और केसरी याद रख लेते हैं। मराठा केसरी, देखिए मराठा किसमें था और केसरी किसमें था, तो ये बता पूछता है बहुत बार। तो मराठा के केसरी किसमें थी? मराठी में थी, तो याद रख लेंगे ये किसमें थी? मराठी में। केसरी मराठी में, मराठा इंग्लिश में था, ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेंगे। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। करें 1946 की अंतिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? करें 1946 में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अप्रैल में इनका कहाँ पर कब गठन हुआ था अंतिम सरकार का? तो 2 सितंबर का, अप्रैल आ रहा, 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने बताया था कि नहीं? होम रूल तिलक और एनी बेसेंट, यहाँ पर तिलक और पहला वाला ही होगा इसमें। कार्यकाल 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? ये नवनिर्वाचित संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल, अब अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष पूछा है। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसी में पूछा जाए कि गृह मंत्रालय किसके पास था, तो गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह और सूचना प्रसारण, यहाँ लिख दीजिए सूचना और प्रसारण, ठीक है, और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के पास था, ये याद रखेंगे। गृह सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्री कौन थे उस समय थे? तो रक्षा मंत्री, जिनके पास बल रहेगा वही रक्षा करेंगे, तो कौन से थे? बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह ये थे, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए हम श्रम मंत्री किस पे याद रखेंगे? श्रम मंत्री, जिसके सबके जीवन में क्या है? श्रम करना ही है, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगा। जग जीवन, ठीक है, तो जीवन राम थे, तो जग जीवन राम थे, ठीक है।
रेलवे कौन थे? रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? ये कौन थे? आसफ अली, आसफ अली थे, ठीक है, इनका नाम याद रखें। ये आसफ अली थे। ये देखते हैं हमारा क्या, संविधान के किस भाग में बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? तो किस भाग में ये हो गया ना, किस भाग में बंदी, तो मौलिक अधिकार में। तो मौलिक अधिकार याद रख लेंगे 12 से 35 में वर्णित है, जिसमें क्या है 32 के तहत। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 32 के तहत, और जो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है, हाई कोर्ट क्या बोलता है? आर्टिकल आर्टिकल 226, ये दोनों आर्टिकल याद रख लेंगे। तो यहाँ पर बंद, ये जो आपका दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी में दिया गया था, ठीक है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? वही रिट याद है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, तो याद रख लेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हो गया। परमादेश हो गया, परमादेश हो गया। प्रतिषेध हो गया, प्रतिषेध हो गया। उत्प्रेषण हो गया, उत्प्रेषण हो गया। अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है। कौन सा? अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये आपके 5 क्या है? ये रिट है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना। इसका मतलब क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्तुत करना इसका वर्क होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आर्टिकल याद रख लेंगे। बस चलते हैं ना, देखते हैं किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। करें कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो वहां पर आपको दिख रहा होगा नागालैंड। नागालैंड ये हुआ आपका, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड में नहीं है पंचायती राज प्रणाली, क्या है? नागालैंड में नहीं है। नागालैंड इस साइड में जाएंगे, ठीक है, याद कर लीजिए, कई बार आप याद करते होंगे भूल जाता होगा नागालैंड। इसके बाद यहाँ पर आपको छोटा छुटकू सा दिख रहा होगा मेघालय, ठीक है, तो मेघालय आप याद रख लेंगे। नागालैंड, मेघालय, इसके बाद नीचे क्या रखेंगे? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो अगर आप ऐसे इस मैप को बनाएंगे, तो आपका यहाँ नागालैंड याद रख लेंगे, नागालैंड। इसके मिजोरम याद रख लेंगे, मिजोरम। यहाँ एक छोड़ देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नीचे वाला, इसके बाद यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे मेघालय। हमने जहाँ जहाँ लिख दिया है याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो यहाँ पर नागालैंड में नहीं, नागालैंड आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, किस इसके तहत इसको संविधान का दर्जा मिला? तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन, ठीक, कब हुआ था? 1992। 73वां से 73 मत याद, 93 न याद कर लीजिएगा। 73वां पंचायती राज आपका हुआ था 1992, ठीक है। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 11वां अनुसूची जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया पंचायती राज में, ठीक है। भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 243 जोड़ा गया। इसी में का से आपका अड़ा तक है, ठीक है, 243 का से 243 अड़ा तक है, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। 243 डी क्या है? ठीक है, डी बताइए, 243 डी क्या है? तो डी क्या है? रिजर्वेशन की बात करता है कि 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को देना ही देना है। तो कौन सा? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में नहीं है। चलते हैं ना, देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश किस रूप में गठित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए। 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें, ये कौन कौन सी होती हैं ये बताना है। 3 चीजें, पहला चीजें याद रख लेंगे, पहला चीजें होता है सियाल, ठीक है, सियाल होता है। सियाल को कैसे लिखा जाता है? यस आई लिख दीजिए, ए एल लिख दीजिए। अब इसी से पता चल रहा होगा, ये पृथ्वी का, जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका, और ये आपका सबसे ऊपरा है, ऊपरी है, सबसे ऊपरी है, और ये क्या होगा? ये बीच वाला है। ऐसे याद रखेंगे। अब 3D मैप तो बन नहीं सकता, तो ये बीच वाला है, और ये सबसे नीचे वाला परत है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप ऊपरी, बीच वाला, नीचे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये ऊपरी परत हो गया, ठीक है, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये ऊपरी हो गया, और ये वाला आपका कौन सा हो गया? ये बीच वाला हो गया, ठीक है, ये बीच वाला हो गया, और ये सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? सबसे लास्ट वाला आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
हम सब कह रहे हैं ऊपरी। अब देखिए इसी ऊपरी वाले में कौन सा जाएगा, सियाल जाएगा, तो सियाल सबसे ऊपरी जाएगा इस, ठीक है, ऊपरी। इस ये क्या होता है, किससे बना होता है, तो ये मेनली किससे बनता होता है, इसमें देखिए बहुत चीज़ें होती हैं। क्या होता है इसमें, आपका ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है। इसमें आपका सिलिका भी होता है, ठीक है, सिलिका भी होता है, सिलिका, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम भी होता है, अभ्रक भी होता है, ठीक है, अभ्रक भी होता है, और कोयला भी होता है, ठीक है। लेकिन किसकी अधिकता होती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, अधिकता होती है। तो पहला हो गया। अब बीच वाला आता है, हम कहते हैं, अब हम दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सीमा है। अब सीमा से याद रख लेंगे, यस आई, क्या होता है, सीमा, सी एस आई मतलब सिल्का हो गया, और यम ए। अब इसको देखिए ये तो सेम ही है, ठीक है, सेम सेम है, ठीक है ये। अब यही एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम, तो इसमें बीच वाले में क्या पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज इस सब में, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप तो सिल्का याद रख लेंगे, सिल्का, और क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है बीच वाले पे, ठीक है। मतलब तीन परत अगर पृथ्वी की है, ऊपर वाला हो गया यस आई एम ए, बीच वाला हो गया यस वो सॉरी यस आई एम ए एल हो गया, सियाल, ठीक है, सियाल हो गया, सीमा हो गया, और तीसरा आपका हो गया यस, ये तीसरा हो गया निफे, ठीक है, या एन आई एफ ई, ठीक, ये तीसरा हो गया आपका निफे, ठीक है, सबसे नीचे वाला, जिसको कहते हैं एन आई एफ ई। तो नीचे पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका तांबा होता है, जिसमें आपका लोहा होता है, जिसमें आपका जस्ता होता है, जिसमें आपका सोना होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका निकिल होता है, निकिल होता है, और कौन सा होता है, लोहा होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पापड़ी पर कौन सा होता है, तो सियाल होता है। बीच में कौन सा होता है, सीमा होता है। अंदर कौन सा होता है, तो निफे होता है। आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या करा है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इसका ये होगा, इसका बी होगा, हर चीज़ें मैं डिटेल में लिखता चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, जल संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। तो जल संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका झील है। पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रख लेंगे पृथ्वी की सतह का सबसे झील है, यहाँ कुछ नहीं बताना है। पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, करें पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए सबको बताते हैं। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है जैव मंडल होता है। जैसे जल मंडल होता है, इसमें सिर्फ जल होता है, जल की, इसमें जल की जो चीजें होती हैं वो होती हैं। स्थल मंडल क्या होता है, इसमें स्थल की चीजें रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो जैव मंडल होता है, याद रखेंगे, जो जैव मंडल होता है उसमें क्या क्या रखा जाता है, तो इसमें चाहे आपका जैव मंडल में जल को रखा जाता है, ठीक है, स्थल मंडल को रखा जाता है, ठीक है। तो जल मंडल, स्थल मंडल, और जो आपका ये सब इन्वायरमेंट, ये सब कुछ आ जाता है आपका किसमें, ये बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में। तो याद रख लेंगे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो ये सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैव मंडल अगर बोले तो इसमें सब कुछ याद रखेंगे, जल स्थल थल सब कुछ याद रख लेंगे, ठीक है। जैव मंडल, ये कह रहे हैं सबसे बृहद पूछ रहे हैं, तो जल थोड़ी बृहद होगा ये। जियोम क्या होता है, ये तो एक इकाई के रूप में निश्चित क्षेत्र होता है, जियोम, ठीक है, ये इकाई के रूप में होता है। तो आप यहाँ किस में कंफ्यूज होंगे, जियोम में कंफ्यूज होंगे, और क्या होगा, जैव मंडल में कंफ्यूज होंगे। लेकिन आप क्या होंगे, ये जैव मंडल याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी इकाई के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, करें कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, ये बताना है। अब देखिए द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से, प्राथमिक पहले याद रख लेंगे, तब द्वितीयक। तो प्राथमिक कौन से होते हैं, फिर द्वितीयक। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्राथमिक कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्राथमिक प्रदूषण। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये आपके प्राथमिक प्रदूषण ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, तो याद रख लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ये H2SO4 जिसको कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्राथमिक होते हैं, ठीक है। जिसमें CO2, CONO, SO2, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये CO2, CONO, SO2, ये सब क्या होते हैं, ये आपके होते हैं प्राथमिक में आते हैं। अब देखिए द्वितीयक में कर्म आते हैं, तो याद रख लेंगे ये इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं, ठीक है। H2SO4 जो स्माग होता है, स्माग आपका इसमें आता है। ओजोन आपका किस में आता है, इसमें आता है। इन्वायरमेंट का एक 4 घंटे का लेक्चर है, हैंड रिटन नोट्स में, जिनको पढ़ना है वो जाके पढ़ लीजिए। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो H2SO4 स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, आपका आपका पैन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये द्वितीयक में आता है, ठीक है। पैन भी आपका द्वितीयक में आ जाता है। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, पैन के साथ क्या याद रख लेंगे, यहाँ पर पैन के साथ आप याद रख लेंगे जो आपका HNO3, ठीक है। H2SO4 लिखा था ना, HNO3, ये भी आपका क्या होता है, द्वितीयक होता है। ये प्राथमिक में दो तीन चीज़ें और याद रख लेंगे, जैसे आप बहुत बार पूछा जाता है फ्लाई एश, जैसे यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। फ्लाई एश ये किस प्रकार का प्रदूषण, तो फ्लाई एश और स्मॉग में कंफ्यूज मत होइएगा, यही आपसे पूछ लेता है, ठीक है। फ्लाई एश और ये स्मॉग में, जैसे यहाँ पर लिखा गया, फ्लाई एश क्या है, फ्लाई एश आपका प्राथमिक होता है, ठीक है। इसका ये प्राथमिक होता है, स्मॉग आपका द्वितीयक होता है, ये याद रख लेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे आपका जैसे पैन यहाँ लिखा गया है ना, SPM होता है, ठीक है। SPM, या एरोसॉल इसको बोलते हैं, SPM, ठीक है, ये हो गया। और जैसे रेडियो एक्टिव हेलोजन, जैसे HF हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक में आता है। देखिए यहाँ 2 लगा रहेगा, जहाँ यहाँ 3 आ जाता है, ठीक है, यहाँ 4 आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, ताकि CFC किस कौन सा होता है, HF जो होता है ये प्राथमिक होता है जैसे, लेकिन CFC कौन सा होता है, तो CFC आपका होता है, ये आपका द्वितीयक होता है। तो CFC आपका कौन सा होता है, ये द्वितीयक होता है। तो दोनों चीज़ें याद रख लेंगे, कौन सा आपका CFC होता है, वो मतलब कौन सा प्राथमिक होता है, कौन सा द्वितीयक। तो HF आपका प्राथमिक होता है, CFC आपका, ये जो आपका रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है, ये आपका प्राथमिक होता है, ठीक है, वो द्वितीयक होता है। तो यहाँ पर करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया। फ्लाई एश यहाँ करें ना, फ्लाई एश देखिए, फ्लाई एश कौन सा है, तो फ्लाई एश आपका प्रप्रथम है, ठीक है। स्मॉग हमने कहा है ये द्वितीयक होता है, तो स्मॉग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना कब किया गया, कहें राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया है, ये बताना है। 1992 में किया गया था, याद रख लेंगे क्या है, 1992 में किया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस सन पर स्थापित किया गया था, करें जो IPCC ये है ना, इसकी स्थापना मतलब किसके द्वारा किया गया था, इसकी IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, किसको बोलते हैं, UNEP को बोलते हैं, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा कब किया गया था, 1988 में किया गया था। तो याद रखेंगे कब किया गया था, 1988 में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, IPCC पैनल की स्थापना
UNEP द्वारा 1988 में किया गया था। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, तो याद रख लेंगे उत्तर प्रदेश 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र में पाई, मतलब विभिन्न जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश किस जलवायु में, तो ये उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये याद रख लेंगे। करें सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंड क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है सुरहा ताल। ठीक है, तो बताइए सुरहा ताल कहाँ पर स्थित है। तो सुरहा ताल कहाँ पर स्थित है, तो ये बलिया में स्थित है। तो याद रख लेंगे बलिया में सुरहा ताल स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। कौन सा मतलब आवश्यक हार्डवेयर होता है, ये बताना है। तो याद रख लो किस भाग में, तो कौन से, डेटा पथ। डेटा पथ वह हिस्सा है जिसमें वह सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर ये सब किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है और बस जैसे घटक शामिल होते हैं। तो पथ डेटा पथ में, ठीक है, डेटा पथ में क्या होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर होता है। तो याद रख लेंगे रजिस्टर होता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, आपका बस होता है। ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें प्रोसेसर के निम्न किस भाग में सभी ऑपरेशन हार्डवेयर शामिल होते हैं। ये तो यही क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, तो आर्यभट्ट आपका नक्षत्रशाला रामपुर में मिलेगा। ठीक है, रामपुर में मिलेगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इंदिरा इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये हो गया आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ मिलेगा, तो गोरखपुर में। यहाँ याद रख लेंगे वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपका गोरखपुर में। लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर। इसको भीमराव अंबेडकर या राम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, या आर्यभट्ट दोनों एक ही है। ठीक है, ये है। ठीक है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, ये याद रखेंगे जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला आपका प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में आपका मिल पड़ेगा। ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला। नहीं देखते हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो यहाँ पर आपका सहारनपुर में, सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। नहीं देखते हैं निम्नलिखित कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है। कौन सा करछना तहसील में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका होगा गिलास रेत। गिलास रेत जो है ये करछना तहसील में पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, ये बाक्साइड आपका कहाँ पाया जाता है, तो बाक्साइड आपका बांदा में पाया जाता है और चंदौली में पाया जाता है। ठीक है, बांदा और चंदौली में। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। न देखते हैं ग्रेनाइट पट्टिया व स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट और पट्टिया स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं, तो ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, यह जो ललितपुर का क्षेत्र है यहाँ कठोर शैली ज़्यादा पाई जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहिया और किस घटना को पहिया और हिरण द्वारा
दर्शाया गया है। कौन सा यहाँ पर घटना था? तो पहला उपदेश जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। इसको क्या बोला गया है? पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए, जो इसमें क्या किए थे, 5 शिष्यों को, ठीक है, हिरण पार्क कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, 5 शिष्य थे, 5 शिष्य, ठीक है, 5 शिष्य हिरण पार्क में, कहाँ? सारनाथ में। यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो पहला उपदेश पहिया और हिरण को दर्शाया गया। ठीक है, ये याद रखना। देखते हैं, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, या कहाँ पर स्थित है? जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। याद रख लेंगे, यह कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो यहाँ पर क्या किया? अच्छा, जसवंत सिंह की छतरी, ये इसमें क्या है? इसमें अमर सिंह, राजा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह और उनकी क्या है? पत्नी, उनकी पत्नी हाड़ा रानी। ठीक है, उनकी पत्नी कौन सी है? पत्नी इनकी कौन सी है? हाड़ा रानी, हाड़ा रानी यहाँ सती हुई थी। तो याद रख लेंगे, यहीं पे सती हुई थी। जसवंत सिंह की छतरी आगरा में है, अमर सिंह और पत्नी हाड़ा रानी यहीं पे सती हुई थी। ठीक है, मतलब शव के साथ, अमर सिंह के शव के साथ इनकी पत्नी हाड़ा रानी भी सती हो गई। पहले यही चलता था ना, उनके राजा थे, उनकी पत्नी भी सती हो गई। सोचिए पहले कितना जीवन कठोर रहा होगा। आजकल देखिए कोई कठोर नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? बताइए, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया प्रयागराज के किले पर, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो किस वर्ष स्थापित हो गया? वर्ष 1797 में। ठीक है, 1797 शुजाउद्दौला के पश्चात जो आसफुद्दौला, और फिर 97 में उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना। ठीक है, कौन? 1797 में कौन बना? सादत अली। कौन बना? सादत अली, मतलब इसका नवाब बना अवध का। और इसी ने क्या किया था? बहुत सारे एरिया को किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, तो याद रख लेंगे, सुरक्षा गारंटी के नाम पर 1797 में, लेकिन ये आपका 1800 के पास लगभग सौंपा गया था। लेकिन यहाँ पर ये 1800 है नहीं, तो 1797 ही रखेंगे। ठीक है, नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका आयोग, ये पेपर पीछे आ गया है, आयोग ने 1797 ही माना था। ठीक है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये बताना है। कौन सा? मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है, याद रख लेंगे। दादरा उत्तर प्रदेश का है। कर्मा आपका सोनभद्र में गाया नहीं जाता, कर्मा। ठीक है, रासलीला, रासलीला ब्रज क्षेत्र में, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का है। ख्याल आपका उत्तर प्रदेश का है। ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। फिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर के प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में स्थित पंचायत शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर प्रकार के उदाहरण है। तो ये कहें, देवगढ़ का जो मंदिर है वो किसका उदाहरण है? अच्छा, ये पुराना वाले में मुरिया कहाँ का है? ये मुरिया नहीं बताया, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, मुरिया ये छत्तीसगढ़ का है। ये बताइए, दसाओ, ये किस शैली में बनाया गया है ये देवगढ़ का मंदिर? ये आपका, ये पंचायतन, ये जो देवगढ़ का मंदिर था ये पंचायतन शैली में, याद रख लेंगे, पंचायतन, पंचायतन शैली। ठीक है, तो पंचायतन शैली में ये बना है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कह रहे हो किस जिले में ऐसा मंदिर, किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? तो किस प्रकार के? उत्तर गुप्त काल का। ठीक है, याद रख लेंगे, उत्तर गुप्त काल का ये उदाहरण है। याद रख लेंगे, ये उत्तर गुप्त काल का उदाहरण है। सिंपल ही क्वेश्चन था। ले देखते हैं हमारा क्या है। करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों
आते हैं। कौन सा ऐसा ऐतिहासिक मेला है जो हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। ये कहाँ पे लगता है? ये मेरठ में लगता है। कौन सा ऐसा मेला है बताइए? तो कौन सा मेला है? नौचंदी का मेला। सिंपल ही, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आते हैं। 1672 में ये शुरू किया गया था, याद रखेंगे, 1672 में। फुलडोल का मेला ये राजस्थान में लगता है। ठीक है, तो राजस्थान में ये फुलडोल का मेला लगता है। ठीक है। कालबेलिया का मेला, वो कालबेलिया एक प्रसिद्ध नृत्य है, वो कहाँ है? ये याद रख लेंगे, ये राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यही है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। नहीं है तो कालबेलिया, यही है आपका क्वेश्चन। तो कालबेलिया उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। ठीक है। रसिया है, ठुमरी है, सावनी है, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत शैली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध वांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये लोकनाथ इलाहाबाद में। ठीक है, तो याद रख लेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। लोकनाथ इलाहाबाद में 1 जुलाई 1938 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 में, इलाहाबाद में। हरिप्रसाद चौरसिया वांसुरी वादक है। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया वांसुरी वादक, यही पूछता है। करें, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? जो ब्रज भाषा बोलते हैं वो आगरा में बोलते हैं, याद रखेंगे, मथुरा में बोलते हैं, हाथरस हो गया, एटा हो गया, फिरोजाबाद, ये सब क्या एरिया है? मैनपुरी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। तो याद रख लेंगे कौन सा ये दोआब कहलाता है? तो निचला दोआब कहलाता है। तो ठीक है, निचला दोआब, तो ये निचली दोआब में आता है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। ब्रजभाषा क्षेत्र में जो आते हैं वो निचले दोआब में आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सब लोग सोचेंगे ऊपर दोआब, बुंदेलखंड और रुहेलखंड। बुंदेलखंड और रुहेलखंड तो नहीं, ये ऊपरी और निचली में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका ऊपरा दोआब होगा, ये निचला दोआब। तो निचली दोआब में आपका, अगर मैप याद रहेगा तो आप कर लेंगे इसको। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो हमने बताया 243। जो डी है ये आरक्षण की बात करता है। ठीक है, पंचायतों में। तो यहाँ पर महिलाओं का जो कुल सीटों का 1/3, 1/3 मतलब 100 सीटों में आपको 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? कह रहे हैं नगर निगम किसमें नहीं है, ये बताना है। तो नगर निगम, अभी कितना नगर निगम है? 17 नगर निगम है, ये याद रख लेंगे। 17 नगर निगम है। अब ये 17 जो नगर निगम है, यहाँ पर मैं मैप दिलाता हूँ। हमने मैप यहाँ ला दिया है ताकि मैप में आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा विजुअलाइज हो। 17 नगर निगम को हम देखेंगे। मथुरा वृंदावन पहला नगर निगम हो गया, मथुरा वृंदावन। दूसरा कौन सा हो गया? ये मेरठ हो गया, मेरठ आपका नगर निगम है। तीसरा कौन सा है आपका? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद आप ढूंढेंगे तो यहाँ मिलेगा, ये तीसरा हो गया। इधर से चलेंगे, फिरोजाबाद। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? वाराणसी आपका ये हो जाएगा, वाराणसी। पांचवा आपका सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर हो गया। छठा आपका कौन सा? गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर आपका हो गया। गोरखपुर के बाद लखनऊ तो होगा ही। ठीक है, तो सातवां लखनऊ हो गया। ठीक है, लखनऊ के बाद आपका कानपुर हो गया, कानपुर नगर, याद रखेंगे, कानपुर हो गया, ये आठवां हो गया। आठवां आपका कानपुर हो गया। नौवां आपका गाजियाबाद हो गया, तो ये नौवां हो गया गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद 10वां आपका आगरा हो गया, तो आगरा आपका 10वां हो गया। 10वां आगरा। 11वां आपका बरेली हो गया, तो बरेली आपका 11वां हो गया। 12वां आपका झांसी हो गया, तो 12 आपका झांसी हो गया। 13 आपका अलीगढ़ हो गया। मुरादाबाद आपका 14 हो गया। ये नगर निगम है सब, मुरादाबाद। प्रयागराज आप जोड़े ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका 14, ये 15 हो गया। ठीक है, प्रयागराज। अब आपका अयोध्या हो गया है, ये अयोध्या 16 हो गया है। जो लास्ट में बचा है शाहजहाँपुर, तो ये आपका 17 शाहजहाँपुर हो गया। ठीक है, तो 17 आपका क्या है? शाहजहाँपुर। मथुरा वृंदावन हो गया, मेरठ हो गया, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। ये नहीं याद करना है आपको। आगरा भी नहीं याद करना है आपको, सिर्फ बरेली याद करना है। हो सकता है कई लोग को ना पता, लेकिन बरेली याद रखना है। और झांसी,
रानी लक्ष्मीबाई बड़ा सिटी है, याद नहीं करना है। अलीगढ़ बहुत बड़ा सिटी है, नहीं याद। मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहांपुर, ठीक है। अयोध्या, शाहजहांपुर, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो अयोध्या भी राम मंदिर बन गया तो नगर निगम बनेगा। शाहजहांपुर जो नया है ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नगर निगम। पूछते हैं कौन सा नगर निगम नहीं है, तो यहाँ पर रायबरेली जो है आपका नगर निगम नहीं है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई? निःशुल्क आवास देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो इंदिरा आवास 1985 में कौन सा आवास योजना शुरू हुआ? 1985-86 में इंदिरा आवास, ठीक है। जो एससी, एसटी और बीपीएल परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये इस नाम से अब जाना जाता है, पहले यही यही था, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना ने, देखते हैं हमारा क्या है। फिर भारतीय समाज को माना जाता है, कृषक समाज माना जाता है। हमारे भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है, ठीक है। हमारी जो पूरी है कृषि पर आधारित है, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो पंचायत के समिति के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ये निर्वाचित होते हैं, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब प्रारंभ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, अब क्या बोलेंगे, ये आपका कब प्रारंभ हुआ? तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में प्रारंभ हुआ। तो याद रख लेंगे क्या है, 1982 में प्रारंभ हुआ। करें, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है? अब देखिए जैसे क्या हुआ, आपके पास बहुत सारा खेत है, ठीक है, किसी के पास खेत नहीं है। तो क्या होता है, जो जो सेकंड आदमी है जिसको आप दे रहे हैं, वो क्या करता है, यहाँ पर आकर आप वहाँ पर फसल बो देता है। फिर जब फसल कट जाती है, आपने देखा होगा, जब फसल कट जाती है तो आधा दे दे, आधा आपको। जैसे मान लीजिए 15 कुंटल क्या हुआ, 15 कुंटल गेहूं हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, अलग आधा आपको दे देगा, 7.5, मतलब जब अच्छा व्यवहार रहेगा तो आपको क्या है, वो आप कहेंगे कि हमको 7 ही दे दीजिए, आप 8 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप क्या है, मेहनत किए हैं उस पे, ज़मीन पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही आधा आधा हो जाता है, ठीक है। तो अब जब नहीं सही रहेंगे, आप कहेंगे नहीं हमको 7.5 ही दे दीजिए, तो ये अधिया हो गया। अब बटाई क्या होता है? बटाई भी इसी में प्रकार का होता है। तो बटाई में क्या होता है, अधिया नहीं दिया जाता है, इस खेत को ठेके पर दे दिया जाता है और पैसा दिया जाता है, मतलब पैसा देता है। जो जो किसान होता है वो अपना पैसा देता है कि मतलब हम इतने 6 महीने में इतना देंगे, एक साल में इतना हम पैसा देंगे, 20,000, 50,000 ऐसे दिया जाता है। बहुत से लोग के पास टाइम नहीं होता खेती करने को, वो ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या कहता है, कह रहे हैं क्या है ये? तो ये क्या है, फसल की साझेदारी। एक तो अधिया हो गया, लेकिन बटाई क्या है? बटाई यहाँ पर फसल की साझेदारी नहीं होता, वो ठेकेदारी होता है। बटाई क्या होता है, ठेकेदारी होता है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों नहीं दिया, एक दिया है दूसरा नहीं दिया है। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों, स्वीकृत और पदवृद्ध आदि की सूचनाएं दी जाती है? जैसे आपको किसी से आदेश आया कि आज छुट्टी है, तो किससे आदेश आ जाएगा? वो प्रेस थोड़ी निकालेंगे, कोई पत्र थोड़ी परिपत्र, वो कार्यालय से ही आएगा। तो कार्यालय से बताया जाएगा कि आज छुट्टी है, आज पढ़ाई है। नहीं, देखते हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? करें, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है ये बताना है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कभी भी आपका गलत ना हो। जब भी आपका आता है दीर्घ, अब दीर्घ आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दीर्घ वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो एक छोटा स्वर है उसके आगे ये इसे आगे चलता है, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं हस्व स्वर, तो हस्व स्वर नहीं है, हस्व स्वर ये छोटा है, लेकिन इसका जो बड़ा होगा ये दीर्घ होगा, बड़ा। जैसे छोटी ई तो हम बड़ी ई कह देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं छोटा ऊ, तो यहाँ हम कहते हैं बड़ऊ, ठीक, एक आगे ले लेते हैं, ठीक है। ए आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। ए हो गया, आय हो गया, ठीक है। ए आय, ओ आपका आ गया, और आपका कौन आ गया, यहाँ पर आओ आ गया,
ठीक। आओ अब यहाँ पर ए इसको काहे ले लेते हैं, क्योंकि कभी भी मात्रा एक ही चढ़ाते हैं, जब इसकी मात्रा चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक है। तभी इसको भी ले लिया जाता है, क्योंकि इसका भी तो एक मात्रा लग रहा है, तो ये भी दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ हो गया। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ऊ, ए आए ओ आओ, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन है, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें लेकिन छोटी ई नहीं, तो छोटी ई क्या हो गया आपका ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन सा होते हैं, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर आपका होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सब कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर में आते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कौन सा होता है, जो संयुक्त होते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होता है ए होता है, आय होता है, ओ होता है और अ होता है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। नहीं देखते हैं हमारा क्या है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्द हैं, उनके पुनरुक्त बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहा कि धन दौलत, ठीक है, धन एक ऐसे लगा देता हूँ, दौलत ऐसे, ठीक है। ठीक, मैं ये कर दिया, मैं कह दिया कि आह, आजकल, ठीक है, आज कल, तो आजकल ये कौन सा होता है, ये योजक होता है, समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। धन दौलत, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, ठीक, कपड़ा लत्ता, ठीक है। मान मर्यादा, मान मर्यादा। अब देखिए ये सब समान शब्द हैं, मान मर्यादा, आजकल, धन दौलत, ये बीच में योजक चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह हो जाए आपका। नहीं देखते हैं, निम्न विकल्प में भाववाचक संख्या बताइए, भाववाचक संख्या कौन सा है। तो भाववाचक संख्या हो गया आपका रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब आपका भाववाचक संख्या होता है, तो याद रख लेंगे भाववाचक। अब आप चल सकते हैं, सामर्थ्य निश्चार्थ, बाध्यता इच्छार्थ है, तो अब आप चल सकते हैं, तो मतलब समर्थ हैं तभी तो चल सकते हैं, तो सामर्थ्य सूचक ये हो गया, सामर्थ्य सूचक याद रखें। किस वाक्य में अधिकरण कारक होता है ये बताना है। अधिकरण कारक कौन, अधिकरण कारक में विभक्ति होती है में और पर, ठीक है, में और पर, ये दोनों वर्ड याद रख लेंगे, में और पर। करें बच्चों ने क्रिकेट खेला, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यह यतीश की पुस्तक, अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, तो यहाँ पर कौन सा है, पुस्तकें मेज पर आ गया, तो अधिकरण कारक हो गया, तो याद रख लेंगे अधिकरण कारक। नहीं देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को ध्यान पूर्वक, शब्दों में उपयुक्त उदाहरण कौन सा, अर्थ के आधार पर, तो याद रखिएगा भेद, तो अर्थ के आधार पर कौन सा है, तो अर्थ के आधार पर क्या होगा, बल बलाना उपयुक्त उदाहरण, शब्दों के भेद में ध्यान, और डकराना, ठीक है, जो ये सब होता है, जो क्या होता है जीव जंतु के द्वारा, तो यही होता है बल बनाना, डकराना। उपयुक्त धान्यवार्थक शब्दों में कौन सा होता है, डकराना और बलबलाना, ठीक है, ये होता है जो क्या होता है, धन्यवार्थक वर्त, ध्यवन्यार्थक, धन्यवार्थक, ये क्या होता है, जो किसी जीव की आवाज का अनुकरण करें, ठीक है, वस्तु जीव की अनुकरण, जैसे क्या होता है कभी कभी नहीं करते हैं जीव के अनुकरण, तो यह बलबलाना और डकराना, डकारना, ठीक है, तो ये होता है ध्यान, जो जीव का अनुकरण, यहाँ याद रख लेंगे, जीव का अनुकरण, तो डकारते नहीं है कि जीव, ठीक है। निम्न पर्यायवाची शब्द है, कौन सा पर्यायवाची शब्द है, हुतासन माने आग, अनल माने आग होता है, ठीक है। दहन माने आग होता है, वैश्वानर, वैश्वा नर, आग माने आग होता है, पावक माने आग होता है, ठीक है। धूम केतु, धूम केतु माने आग होता है, प्रज्वलित याद रखेंगे, प्रज्वलित, प्रज्वलित माने आग होता है, तो ये याद रखेंगे, नहीं देखिए। उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं, जो उपकार मानता है उसको क्या कहते हैं, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, उसको कृतज्ञ कहते हैं, कभी भी जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, जब नहीं मानता, यह मानता है, यह मानता है,
और जो नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतघ्न। ये कृतज्ञ, ये क्या है, नहीं मानता है, नहीं मानता है। ये दोनों याद रखें, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। ठीक है, ये नहीं मानता है और ये मानता है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहें आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना क्या होता है? 48, आंखें दिखाना, गुस्से में देखना, कहते हैं ना गुस्से में देखना, तो आंखें दिखाना गुस्से में देखना, ये तो सिंपल ही है। भोजपुरी अवधी ब्रज किस भाषा परिवार से संबंधित है? भोजपुरी अवधी ब्रज ये इंडो आर्यन से संबंधित है, याद रख लेंगे, ये इंडो आर्यन से संबंधित है, या सी वाले से सही हो जाएगा। कह रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों के जनक कौन थे? बताइए, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 चरणों के जनक कौन थे, ये बताइए है। तो कौन थे? होमी, जहांगीर, इनका 3 नाम है। होमी एक है, जहांगीर है, भाभा। तो होमी, जहांगीर, भाभा तीनों चरणों के जनक माने जाते हैं। नहीं देखते हैं। विनाशकारी सुनामी किस दशा में उत्पन्न हो सकती है? करें विनाशकारी, जब 7 से अधिक परिणाम वाले भूकंप होंगे तभी तो उत्पन्न होगी, तो ये 7 से अधिक वाला। देश में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुसार अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र में सूखा, हम अगर कहते हैं कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया है, तो कृषि मंत्रालय बताएगा ना कि कितना कम वर्षा होगा कि वो सूखाग्रस्त हो जाएगा। तो कितना कम वर्षा? 75 सेंटीमीटर से, याद रख लेंगे, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, कम, तो ये क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो याद रखेंगे सी यहाँ पर, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा को सूखाग्रस्त है। करें एम एस एक्सल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन को का आउटपुट क्या है? एम एस एक्सल में टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? ये 54 का बताइए। टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट, तो ये होता है आर ए होता है, याद रख लेंगे क्या होता है, आर ए होता है टेक्स्ट फंक्शन का। एम एस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है ये बताइए। तो फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है, तो याद रख लेंगे क्या जाना जाता है, फॉन्ट इफेक्ट के नाम पे। सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, मतलब फॉन्ट इस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम आपको साइंस एंड टेक वाला वीडियो लाने वाले हैं। आपका इन्वायरमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्लासेस, एक क्लास या 2 क्लास इन्वायरमेंट की और आएगी, इसके बाद आपका ये साइंस एंड टेक हो जाएगा। तो लगभग आपका इसी महीने में पूरा, तो 1 महीने 20 दिन बचेगा, तो 1 महीने 20 दिन आप रिवीजन करिएगा। कह रहे हैं इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर प्रत्येक, जैसे मान लीजिए ये इंटरनेट है, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है ये बताना। तो प्रत्येक कंप्यूटर को ये होस्ट कहा जाता है। ठीक है, होस्ट कहा जाता है, ये भी होस्ट, होस्ट 1, होस्ट 2, ठीक है, होस्ट 3, होस्ट 4, ठीक है, होस्ट 4, ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है, होस्ट कहा जाता है। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में किस कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? साइज और स्ट्रेंथ को कौन सा संबंधित करती है? सोशल ग्राफ है। तो सोशल ग्राफ क्या होता है? मतलब सोशल मीडिया पर क्या है, उसके उपयोग कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को वो दिखाता है कि उसका सोशल ग्राफ, तो उसको सोशल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान पत्र प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। दिस इज क्या होता है, आधार कार्ड से भुगतान नहीं कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। मैं लिख देता हूँ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, AEPS। तो इसके साथ क्या किया जाता है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान पत्र और प्रमाणीकरण के साथ भुगतान कहलाता है, APS कहलाता है। मतलब जिसमें प्रिंट फिंगरप्रिंट लगाते हैं और वित्तीय लेन देन आप कर लेते हैं, ठीक है, जाते नहीं दुकान पे, तो AEPS कहलाता है वो। करें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में सबसे पुराना प्लेट, अब हिस्ट्री पूछे हैं, ठीक है, करें सबसे पुराना प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे पुराना आपका लिंक्डइन है। ये प्रोफेशनल होते हैं, जैसे इंजीनियर, कहीं आपको जॉब वॉब के लिए ये ज़्यादा काम करता है लिंक्डइन, ठीक है, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लिंक्डइन कब स्थापित हुआ, तो ये 2003 में हुआ था, ठीक है, लिंक्डइन। इंस्टाग्राम कब हुआ था, तो इंस्टाग्राम 2010 में आया था, ठीक है। फेसबुक कब आया था, तो ये फेसबुक लिंक्डइन से एक साल पीछे, 2004 में, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट्सएप 2009 में, व्हाट्सएप क्या था, 2009 में, सबका याद रख लेंगे। लिंक्डइन 3 में, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम 10, इंस्टा 10 आ रहा है ना, इंस्टा 10, तो 10 याद रखेंगे। फेसबुक, फेसबुक में 4 अक्षर पढ़ रहे हैं, तो फेस एक और बुक, तो याद रख लेंगे बुक, ऐसे रखे हैं ना, फेसबुक, तो बुक याद रख लो, बुक, 1 2 3 4 अक्षर, फेस, FAC, फेस, इसमें भी 4 अक्षर, तो ये 2004 याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, याद रखेंगे। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप 2009 में, तो 2009 में आपने पहली बार व्हाट्सएप किया था, ठीक है, व्हाट्सएप। ने देखते हैं किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डैश डॉट BAT होता है, मतलब डॉट इतना होता है, डॉट बैट फाइल होता है, तो कौन सा, PC बैच फाइल होता है, याद रखेंगे कौन सा फाइल होता है, PC बैच फाइल के लिए डॉट बैट प्रयुक्त किया जाता है। PC बैच। साइबर सुरक्षा के हमलों के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ परस्पर जुड़कर उपकरणों को हानि पहुंचाते हैं, लक्ष्य कहलाते हैं, तो वो कौन सा है, क्या शब्द, उसको क्या शब्द बोला जाता है, जैसे क्या है, अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो बोन टैक अटैक कहलाता है, क्या कहलाता है, वो जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोरोना था आपका, ठीक है, कोरोना, कोरोना, कोरोना क्या करता है, मान लीजिए इनको कोरोना है, इनको कोरोना है, इनको कोरोना है, इनको कोरोना, इनको कोरोना है। अब यहाँ पर कोई एक घर है, ये सब क्या करते हैं, इसी घर पर टूट पड़ता है ताकि सबको कोरोना, इस घर में सबको कोरोना हो जाए, तो यही होता है कि बड़े पैमाने पर अटैक बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, ये सब एक साथ जुड़ते हैं और अटैक करते हैं, तो बोन टैक एक साइबर हमला है, तो याद रख लेंगे बोन टैक, क्या याद रख लेंगे, बोन टैग। ये देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए। ये पीछे वाला हम बताया था ना आपका, बोन टैग, तो कौन सा, HDFS, ठीक, उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो याद रख लेंगे क्या है, HDFS। देखते हैं, डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, लैपटॉप का, ठीक है, लैपटॉप में सूचना को स्टोर करते हैं लैपटॉप में, तो याद रख लेंगे क्या होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लैपटॉप दिया, अगर मोबाइल फ़ोन होता तो मोबाइल यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लैपटॉप होता है। नहीं, देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में ए एस सी आई आई फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन डेटा के लिए प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, ये बताना है।
तो ASI फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन डेटा के लिए प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 7 बिट का आवश्यकता होती है। याद रख लेंगे कितना, 7 बिट का आवश्यकता होती है। अब क्या है ASI, होता क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसको इसको इनकोड करने का एक मानक होता है, जैसे जो जो 0 से 127 तक होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ASCII, ठीक है, 7 बिट का उपयोग किया। नहीं देखते हमारा क्या, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर डाटा संचार के लिए अलग अलग के लिए जाना माना प्रोटोकॉल क्या है? डाटा संचार के लिए जाना माना प्रोटोकॉल क्या है? तो डेटा संचार के लिए जाना माना प्रोटोकॉल क्या है? तो यहाँ पर TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यही है। डेटा संचार के लिए TCP है, IP है, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा जाना माना जाता है, ठीक है। SMTP ये क्या है, मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये मेल के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, SNMP क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है, एंटीबायोटिक दवाएं किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं? जो एंटीबायोटिक दवाएं होते हैं किस प्रकार के जीवों के विरुद्ध प्रभावी होती हैं? तो एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं वो जीवाणु बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है, ये प्रभावी होता है, ठीक है, जीवाणुओं के, ठीक है। क्योंकि ये दवाएं जीवाणुओं को कोशिका भित्ति के निर्माण या उनके प्रजनन तंत्र को बाधित करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है उसको नष्ट कर देती हैं, जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, लेना चाहिए, ठीक है। कौन, जब बुखार उखार कुछ हो, कौन सी ऐसी तकनीक जो प्रतिलिपि बनाने और रोकने के लिए डिजिटल फाइलों को एक अ- अदृश्य पहचान कोड डालती है, उसको क्या कहते हैं? अदृश्य पहचान कोड उसको क्या कहते हैं? तो डिजिटल वाटरमार्क, जैसे आपने कोई हो गया कोई मैंने मैं देखिए कोई बनाया आपका PPT, तो उस पर मैंने क्या कर दिया, संतोषी IS, ठीक है, संतोषी IS नाम से क्या कर दिया, हमने वाटर मार्क कर दिया, तो वो क्या होता है, ये पहचान कोड का डालता है, तो याद रखिएगा डिजिटल वाटर मार्क। NDRF का गठन किस आपदाओं से निपटने के लिए किया गया था? तो NDRF प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कब हुआ था, 2006 में इसका गठन हुआ था। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को गठन करने के लिए किया गया था। भूकंपीय घटनाओं को किस स्केल पर मापा जाता है, करें भूकंपीय घटनाओं को किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिएक्ट मार्केली A वाला और B वाला दोनों याद रख लेंगे, तो यहाँ पर आपका C वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो भूकंपीय घटनाएं होती है मार्केली, ठीक है, मार्केली और रिएक्टर, ठीक है, तो रिएक्टर, मार्केली और रिएक्टर दोनों पैमाना होता है, इस पर मापा जाता है, ठीक है, भूकंपीय घटनाओं को। हाल ही में किस योजना के तहत रक्षा तंत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? किस योजना के तहत रक्षा तंत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? कौन सा योजना इसमें है? तो मेक इन इंडिया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत है, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना है, सभी है, उपयुक्त तो सभी। करें हाल ही में प्रौद्योगिकियों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? नवीन प्रौद्योगिकियों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? डिजिटल डिवाइस में कमी या वृद्धि दोनों, ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस में कमी या वृद्धि दोनों का। वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का जीवाश्म ईंधन उत्पादन करने का भारत का लक्ष्य रखा गया? तो कितने गीगावाट, तो ये 500 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है। AI आधारित सिस्टम, क्या करें, AI आधारित सिस्टम नैतिकता की आवश्यकता क्यों होता है? मतलब ये वहाँ कह रहे हैं कि इथिक्स की आवश्यकता क्यों होती है AI सिस्टम पर? क्योंकि तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए, जो भी आपका ये टेक्नोलॉजी आई है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यकता होती है। नहीं देखते हमारा क्या है, करें हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत प्रणाली किससे संबंधित है? तो
तो हिमालय पर्वत प्रणाली एक वलित पर्वत है, याद रख लेंगे कौन सा पर्वत है, एक वलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ये कहाँ कितना, जैसे पाकिस्तान के जैसे हिमालय ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, पाकिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर में है। ठीक है, तो कितना, 2500। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8848 मीटर है। तो 8848 मीटर इसकी है। ठीक है, नहीं देखते हमारा क्या, वह पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करता क्या कहलाता है, जो क्षारीय मृदा को सहन नहीं कहलाता वो क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे कैल्सीफ्यूज पौधे कहलाते हैं। वह पौधे जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करता वो क्या कहलाते हैं, कैल्सीफ्यूज मृदा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं कर पाते, ठीक है, उनको अम्लीय की जरूरत होती है, वो कैल्सीफ्यूज कहलाते हैं। ठीक है, और इन नहीं कर पाते, फिर इनको किस लिए अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है, जिसको लाइम हेस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम हेटर्स कहते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा की जरूरत होती है इन पौधों को, लाइम हेटर्स। तो यहाँ पर क्या है, कैल्सीफ्यूज। नहीं देते हैं, नहीं मुझे कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, करें जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रवासन, माइग्रेशन, मृत्यु, जन्म या रुग्णता। तो यहाँ पर प्रवासन, जैसे मान लीजिए ये एक सिटी ये है और एक सिटी ये है, यहाँ ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री लगी है, यहाँ से लोग यहाँ चले गए, जनसंख्या यहाँ की बढ़ गई। ठीक है, यहाँ मृत्यु मृत्यु कई लोग हो गए तो यहाँ घट गई, जन्म कई लोग हो गए तो यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये प्रवासन जो होता है, ये और ये मृत्यु, ये तीनों हैं, लेकिन ये रूढ़गरता नहीं है। ये आपका ए वाला सही है घटक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्धारण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो कह रहे हैं $3 कर दी गई है। 3 रुपया, मतलब $3 प्रतिदिन अगर व्यक्ति कमा रहा है, $3 प्रतिदिन मतलब 9 त्रिक 27, मतलब 270 रुपये अगर एक दिन में वो कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो 270 रुपया कमाना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। 27 सितंबर 2025 को भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो गोकुल जलाशय। ठीक है, गोकुल जलाशय, दो सुनिए, गोकुल, उस समय क्या है, जलाशय को गोकुल जलाशय को शामिल किया गया था, कहाँ है, बिहार में गोकुल जलाशय। एक उदयपुर झील, ठीक है, उदयपुर झील, अब राजस्थान में समझिएगा, ये भी आपका बिहार में है। ठीक है, उदयपुर झील, गोकुल झील, दो को इस समय इस डेट को दो शामिल किया गया था, इसका आंसर यही होगा। पहले विश्व श्रव्य दिवस और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। ठीक है, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं इसमें विश्व के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, इसमें उपयुक्त देशों में सही चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है, तो यहाँ पर कौन सा सही है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, पहले विश्व द्रव और मनोरंजन जो शिखर सम्मेलन है, इस वेब्स 2025 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया, एकदम सही है, पहला वाला एकदम सही है। दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी नहीं, पीएम मोदी ने किया, क्या, पीएम मोदी जी ने किया। ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, कह रहे हैं इसमें क्या किया गया था, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। तो ये भी गलत है, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग नहीं लिया था। कौन सा, सिर्फ पहला वाला सही है, और सही कथन का चयन कीजिए, पहला वाला। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। या बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो बिंझिम कहाँ पे है, तो बिंझिम आपका केरलम में पड़ जाएगा, केरला में, अब केरलम हो गया, केरला मत पड़िए। ठीक,
मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर डिफेंस क्रेडिट लाइन की स्वीकृत की है? तो कितने? तो 200, याद रखेंगे, 200 मिलियन डॉलर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? एक कब से कब थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 थी। ठीक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 थी। आपातकाल कब लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था इमरजेंसी, तो इमरजेंसी आपका 26 जून, ठीक है, 26 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है, और नए चुनाव कब हुए थे? 1977 में नए चुनाव हुए थे, जिसमें क्या हुआ? जनता पार्टी सरकार चुनी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगा था, ये याद रख लेंगे। फिर भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? पहले रेल बजट अलग से आता था, ठीक है, लेकिन 2017 की बात है जिसमें क्या किया गया? रेल बजट और आम बजट को एक में मिला दिया गया। तो 2017 है, याद रख लेंगे। कब? 2017। पहली बार रेलवे बजट कब अलग से पास किया गया था? तो ये याद रख लेंगे, 1924 में। ठीक है, एकवर्ट समिति की सिफारिश पर किया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट रखा गया था। ठीक है, कौन सी समिति थी? एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? कह रहे हैं सिडबी की स्थापना 1990 में, अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं 5 से अधिक वर्षों के लिए परती छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है? 5 से अधिक वर्षों के लिए जो परती भूमि छोड़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कृषि योग्य जो बंजर भूमि कहलाती है। तो कृषि योग्य जो रहती है लेकिन व्यर्थ भूमि हो जाती है। ठीक है, नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। पर भारत में सनराइज उद्योग कौन सा है? बताइए, सनराइज उद्योग किसको कह सकते हैं आपको? तो अभी राइज हो रहा है, तो बहुत कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सनराइज उद्योग कहलाता है, जिसमें आप लैपटॉप, मोबाइल, ईयरबड ये सब मंगाते मंगाते हैं। ये सब क्या है? ये लॉजिस्टिक, ये सब क्या होता है? सनराइज उद्योग में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। जमींदारी उन्मूलन कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जमींदारी उन्मूलन कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार था। तो बिहार था, ये 1950 में लागू किया। लागू करने वाला पहला राज्य बिहार था, 1950 में लागू किया। निम्नलिखित में किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत भारत के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? बताइए, 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें नहीं जोड़ा गया, वो कौन सा था? पहला हम यहाँ पर बता देते हैं भाषाओं से रिलेटेड कौन कौन सी अनुसूचियाँ। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1967 में, याद रखेंगे, 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 1967 जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कौन सा था? तो इसमें आपका सिंधी जोड़ा गया था, याद रख लेंगे, सिंधी जोड़ा गया था। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आया? 1967 के बाद डायरेक्ट 92 में आया 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या जोड़ा गया? 71वां जो संविधान संशोधन था इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया कोंकणी। कोंकणी, कोंकणी याद रखेंगे। कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, मणिपुरी, मणिपुरी हो गया, और क्या हो गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जिसको आप नमक बोलते हैं। ठीक है, तो नमक कब आया? नमक आया 1992 में। ठीक है, नमक 71वां नमक। तो नमक हमारा इनिशियल ना फर्स्ट पे आना चाहिए, नमक बिना खाना बेकार है। तो 71 याद रख लेंगे। 67 सिंधी, 67 सिंधी, ऐसे पढ़िए, सिंधी 67 सिंधी, 67 सिंधी नहीं आ रहा है ऐसे, 67 सिंधी, बस 21वां 67 सिंधी। इसके बाद 2003 में, ठीक है, 2003 में, सॉरी 7 कर लिखते हैं, 2003 में, 2003 में कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इसमें कौन सा जोड़ा गया? तो बोडो जोड़ा गया। ठीक है, बोडो जोड़ा गया, डोगरी जोड़ा गया। ठीक है, डोगरी जोड़ा गया, संथाली जोड़ा गया, संथाली, और मैथिली जोड़ा गया।
ठीक है, मैथिली ये जोड़ा गया, तो ये याद रख लें। कह रहे हैं 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, 92वां में। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली क्या है, कौन सा नहीं जोड़ा, संथाली जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन के भारत के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था भारतीय भाषा के। 92 संविधान कौन सा नहीं जोड़ा गया था, ये बताना है। तो हमारा ये 92वां अच्छा ये वाला है, ठीक है, मैं 71वां देख रहा हूँ। बोडो जोड़ा गया था, हाँ। आपका मैथिली जोड़ा गया था, हाँ। आपका डोगरी जोड़ा गया था, हाँ। ठीक है। आपका संथाली जोड़ा, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ये तो सभी जोड़ा गया था आपका, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो सब कुछ दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो सब कुछ जोड़ा गया 2003 में। 92 में, 71वां कोंकणी, मणिपुरी, नमक, और ये 67 में सिंधी। करें, एक सिंगल लागन प्रयास के उपयोग किए जाने वाले स्वचालित रूप से उन्नत वर्णों या संख्याओं की एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, 89 का बताइए। संख्याओं की एक स्वचालित उन्नत स्वचालित, ये क्या है, ओटीपी होता है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड होता है, याद रखें क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है, कमजोर वर्गों के लिए, गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता देना, विवाह करवाना, ये 90 वाला होगा, ठीक है, 90 वाला। चलते हैं, हमने देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, करें कौन सा ऐसा शहर है जिसमें अधिकतम वर्षा दर्ज की गई। औसतम पूछा है, तो जितना है उसको जोड़ के आधा करिए। पहले हम यम वाला देखते हैं, तो यम वाला कितना देखते हैं हम यहाँ पर, ये वाला यम है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, एक मिनट, हम देखते हैं यहाँ यम वाला कहाँ गया है, ये आपका ऐसे सीधे गया है 160, ठीक, ऐसे सीधे आ गया है आपका, ऐसे 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 आ गया है। फिर से कर देता हूँ, मिट गया था ना, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया, तो 160 हो गया, तो 160 हो गया। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, एक ऐसे कैसे है, अच्छा सॉरी, ये ऐसे नहीं आया है, इसमें देखना भी पड़ेगा कैसे आया है कैसे गया है, थोड़ा ना, ऐसे जाके ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 160 हो गया, फिर 140 हो गया, 100 औसतन पूछा तो 140, फिर आपका कितना हो जाएगा 160, फिर 160 हो गया, 160, फिर आपका कितना हो जाएगा 160, 160, फिर आपका कितना हो जाएगा 170, ये है तो 170। अब यहाँ पर क्या करिए, औसतन पूछा था, औसतन जब पूछे तो जितना रहे उसे डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये कितना आ जाएगा, इसी के आए आसपास आएगा तो 158, ठीक है, 158, तो औसतम ये कितना हो गया 158। अब इसके बाद किसका जोड़ेंगे, यम हो गया, तो फिर पी का जोड़ लेंगे हम, ठीक है, पी का तो जोड़ेंगे, पी का, तो पी का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक, पी का फिर पी वाला जोड़ेंगे, तो हमारा पी वाला कहाँ जा रहा है, पी वाला ये आपका ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो पी वाला आपका 100 हो जाएगा, यम हो जाएगा, ये पी वाला कितना 100 प्लस 150 हो जाएगा, गिनते रहिएगा, ये मैं इधर जा रहा है, 150 प्लस 120 हो जाएगा, 120 यहाँ पर ये वाला 120 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 180, एकदम लास्ट में गया है ना, 180। और जब इसको 5 से भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130, आएगा, भाग करिएगा आ जाएगा 130। यम हो गया, पी हो गया। अब हम कह रहे हैं यन की बात करते हैं हम, तो यन का कितना हो जाएगा, फिर मिटाते हैं, फिर हम कह रहे हैं यन, तो यन कितना हो जाएगा, यन वाला जोड़ते हैं, कहाँ गया यन, ये वाला गया यन ना, ये ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, ठीक है, तो यन कितना हो जाएगा, तो यन आपका यन 160 प्लस 160 प्लस 170
प्लस 150 प्लस 190 बटे 5 बराबर 166 हो जाएगा। अब ओ जोड़ेंगे तो ओ वाला ये देखिए 130 इधर है, 120, हाँ कितना हो जाएगा, वो वाला 130 120 130 120 130 भागे 5, तो ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। करें अधिकतम वर्ष वृद्धि किसमें, किस शहर में अधिकतम वर्ष वृद्धि, तो किसमें अधिकतम वर्ष वृद्धि दर्ज की, यन में 166 है ना, तो यन में 166 लगा दीजिएगा बस। यही आपको करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था बस, और कुछ था नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आपका क्या देखना है, यहाँ पे आपको 92 में ना, 92 में देखेंगे, दिए अध्ययन कीजिए यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, पिछला क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही है। इसमें क्या कह रहा पहले मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि किन दो वर्षों में औसतन लगभग बराबर था, किन दो वर्षों में औसतन लगभग बराबर था। तो यन और ओ का हम देखते हैं, तो यन और ओ का अगर हम देखते हैं कितना है यन का, यन का 166 है, ओ का 126 है, उतना बराबर हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, यम और यन का देखते हैं, तो 166 था, 100 इसमें कितना था, तो 166 126 था। ठीक है, वही आपका औसतन ही पूछ रहा है, औसत कितना है, अवधि के दौरान दो शहरों में लगभग औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। ठीक है, दो शहरों में लगभग औसत वार्षिक, दोनों शहर, दो शहर की मतलब औसत पूछ रहा है, तो वही लगाइए 126। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं ओ और पी कह रहे हैं, यम और यन कह रहे हैं, तो यम और यन कितना है, यम 158 है, 158। ठीक है, यन कितना, यम और यन, यन कितना है, तो यन आपका पीछे करना है। यन कितना 166 है, तो ये तो लिखे ही है 166 166। अब देखिए हमको पी से पावर ढूंढना है, पी कितना है 130 है, तो यहाँ पर ओ तो हम कितना 126 लिखे हैं, ये नहीं 126 लिखे हैं ओ, और हमारा पी कितना है, तो हाँ पीछे कितना देखे हैं पी, पी 130 देखे ना, 130 130 126 130। अब यम कितना है, तो यम 158 है और पी 130 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो होगा ही नहीं। इसमें 4 का डिफरेंस है, 26 4 30, इसमें कितना डिफरेंस है 158। ठीक है, 158 और 6, ये इसमें 6, ये 8 का डिफरेंस, इसमें क्या है एन और ओ, इसमें कितने हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं किसका सबसे ज़्यादा मतलब औसत वार्षिक किन दो शहरों में लगभग बराबर है, तो यहीं ओ और पी वाला सही नहीं होगा, इसमें सिर्फ 4 का डिफरेंस है, इसमें 8 का हो गया, तो चाहिए 4 वाला सही है। वही जो पिछला निकालना वही निकालना है, सिर्फ यही डिफरेंस देखना है किसका सबसे कम है। ठीक है, तो और लगभग बराबर है, तो 126 और 30 लगभग बराबर नहीं है, बस वही करना है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं इन 5 वर्षों के दौरान परास, रेंज, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा घटा दीजिए। यन का सबसे बड़ा कितना होगा, तो यन का देखिए सबसे बड़ा कितना होगा, यन का आपका सबसे बड़ा होगा 190, तो 190 सबसे छोटा कितना होगा यन का, तो एक सबसे छोटा आपका यन का कहाँ जाएगा, 150 आया ना, इसके ऊपर गया, नीचे गया ही नहीं है क्योंकि ऐसे इधर चला गया है, तो माइनस 150। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये यन का है। हम कहते हैं पी का कितना आया है, तो पी का कितना आया है, तो पी का कितना है 180, तो यहाँ देखिए पी का 180 पूरा गया यहाँ ना, तो 180 सबसे ज़्यादा में से सबसे कम घटाना है, और पी का एकदम नीचे कितना चला गया 100 चला गया है। ठीक है, 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा पी। अब हो जाएगा ओ, ओ का कितना है, हाँ, तो ओ का 130, ओ का 130 है ना 130, तो ओ का 130 माइनस सबसे कम कितना है इसमें 130 में, तो यहाँ पर 120, ओ का चल रहा है ना, तो 120 इसमें सबसे कम है, ये देखिए 120।
10 आ गया, मतलब परास, मतलब किस तरह सर्वाधिक परास है, तो 80 यहाँ दिख रहा है। अब आपका एन पी ओ हो गया, यम भी देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे यम नहीं लिखा है। 170 है यम, ठीक है, यहाँ 170 है, तो ये पूरा ऐसे गया, 140 घटा दीजिए, तो 170 में से 140 गया एम का, 170 माइनस 140, ये तो 30 आएगा। तो सबसे ज़्यादा 30 का परास है, सर्वाधिक परास पूछ रहा था, तो किसका होगा, पी का होगा। बस चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि किस वर्ष में दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा हुई, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा किस में हुई, किस दौरान। तो यहाँ पर ऐसे देखिए, अगर हम देखते हैं 2002, इसमें दो तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं फिर 2003 देखते हैं, ठीक है, 2003 देखते हैं। तो 2003 में देख लीजिए कितना है, 170 हो गया, यहाँ रेड पेन लेते हैं, ठीक, 170 हो गया, 160 हो गया, 2000 किसमें तीन देख रहे हैं ना, 130 हो गया, 120 हो गया। औसत पूछे हैं कि नहीं, नहीं औसत नहीं पूछे हैं। जब औसत नहीं पूछे हैं तो सबको जोड़ दीजिए बस, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर मिटाते हैं, जब औसत नहीं पूछे हैं सबको जोड़ दीजिए, 2003 में कितना हो जाएगा, 170, 100 प्लस 160 प्लस 130 प्लस 120, कितना हो जाएगा, पूरा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, आपको अगर पूरा जोड़ेंगे 2003 में 580 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे तो 580 आएगा, ठीक है, ये क्या है 2003, ठीक है। अब देखिए 2001 की बात करते हैं, यहाँ पर 2001, 2005, यहाँ पर देखते हैं 2001 में कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर वैसे भी 3 ही है, सबसे 4 है, तो ऐसे भी उसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसका, 2004 का देख लेते हैं, तो 2004 का हो सकता आ जाए, ठीक है। 2004 में कितना है, 160, ठीक है, 150, 120 प्लस 100, ठीक, 530, ठीक है, तो 530 हो गया, एक 580 हो गया, अब ये भी 500, 2005 का देख लेते हैं, 2005 कहाँ, यहाँ यही सबसे ज़्यादा आएगा, देख लीजिए, ऐसे ही देखने से लग रहा है आपका, ये देखिए ऊपर एकदम पूरा है, तो यही इसी तो आएगा, तो 2005 का लगभग कितना आ जाएगा, 190 प्लस 180 प्लस 170 प्लस 130, ये आपका हो जाएगा 400, ये 180, दो चार, दो छः, छः, लगभग 670 आ जाएगा, ठीक है, 670। यहाँ पर देखिए इसी का 2005 में सर सबसे ज़्यादा है, न देखते हैं हमारा क्या है। वर्ष 2004 में यन में हुई वर्षा शहर ओ में हुई वर्षा से कितने परसेंट अधिक है, यन में कौन सी वर्षा हुई है, तो यन में 2004 में, तो 2004 ये है, यन में, तो यन में 2004 में कितनी वर्षा हुई है, यन में हुई, 2000 यन में हुई वर्षा तथा ओ शहर में हुई वर्षा, यन कहाँ है, यहाँ पर आपका यन हो गया, ठीक है, यन, तो यन में 2004 में कितना था, 150, तो 100 कितने परसेंट अधिक है, एक 2000 यन में कितना होगा, ओ कितना हो गया, ओ में आपका ओ 120 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 120। अब किससे अधिक करें, से हुई, वो से, तो ओ से हुई वर्षा ना, तो जिससे हुई कंपेयर करें वही तो होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा अपन, 120 हो जाएगा, परसेंट पूछा है, परसेंट अधिक है, ये हो गया, ये 3 चौक 12, 3 दहा में 30, ठीक है, 100/4, 25 आ जाएगा, 25%। अब देखिए इसमें, देखिए गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट आई, कह रहे हैं गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट आई है, ये बताना है। हम पहले 11-12 में देखते हैं, तो 11-12 में गेहूं उत्पादन में गिरावट अगर हम देखते हैं 11-12 में कितना है, 11-12 में आपका, हाँ 11-12 में 7010, ठीक है, ये हो गया। 2014-15 में देखते हैं, तो 2014-15 में तो यहाँ ये 2011-12 में गिरावट है, इसमें 6,000 लगभग था, यहाँ पर 7,000 हो गया, तो गिरावट कहाँ हो गया, बढ़ गया ना, तो यहाँ गिरावट पूछ रहा है, तो हमारा ये नहीं होगा। 15-16 में देखते हैं गिरावट आई है कि नहीं,
15-16 में तो ये भी गिरावट नहीं आया, तो बढ़ा गया, ये भी नहीं होगा। 14-15 में देखिए, 14 और 15 में 7,000 था, लगभग 68 हो गया, यही गिरावट आई है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा बस, और कहीं नहीं। 16-17 में देखिए, यहाँ 69 था, 76 हो गया, ये भी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर हो, ऐसे देख के ही पता चल रहा है। अब यहाँ पर इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? ये गेहूं चावल, इसमें किसमें करें 13 से 17 तक, किसमें लगातार वृद्धि ही दर्ज की गई, तो इसमें भी देख के ही पता चल जाएगा कौन सा इसमें फसल है। तो यहाँ कौन सा फसल है, देखिए यहाँ ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही अभी हम देख लिए हैं, ठीक है। घट बढ़ रहा था। चावल में देखिए 74 हो गया, और ये हो गया 12, यहाँ भी घट गया। वृद्धि सिर्फ लगातार वृद्धि, ठीक है, यहाँ है, हाँ सही है, यहाँ भी नहीं हो गया, 80 से 75 हो गया, 300 से 216 हो गया, 415 से 260, ये भी नहीं होगा, 210 से और 445 हो गया, तो 210 से 445, तो ये भी नहीं होगा आपका। आलू, ये देखिए 210 से 220, 242, 245, 230, 215, 400, 445, किस लगातार वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ आलू दिया है, आलू तो दिया ही नहीं है, सही, हमारा तो आराम हो गया। आलू दिया होता तो हम आलू लगा देते। बाजरा में आपका दिया है, देखिए बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 1460 तक आ गया, तो बाजरा आपका होगा। आलू दिया होता तब ना नाप दीज होता, लेकिन बाजरा सिर्फ हमारा दिया, आलू दिया ही नहीं है। चलते हैं ना, देखते हैं। 2010-11, 2016 आलू का औसतन उत्पादन कितना था? आलू का औसतन उत्पादन, ये सब जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे 7 कर दीजिए, जितना आएगा, तो कितना लगभग आ रहा है, 2057 बटे 7, ठीक है, तो इतना है 293.86 टन आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 293, बी वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, 99। 2016-17 किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट, 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो कौन सा फसल था? 2016-17 कौन सा, 16-17 ये है, पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, तो इसमें गिरावट दर्ज की बढ़ा है, ये भी आपका इसमें है, तो आपका क्या है, चावल में गिरावट दर्ज गई, ये भी आपका बढ़ा है। मक्का तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो रखेंगे नहीं, ये भी बढ़ा है। ये आपका दालें, दाल भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं हटाएंगे। आलू आपका ये भी बढ़ा है, तो ये आपका गिरावट दर्ज गई। हाँ, इसमें 826 से 812 हो गया, 826 से 812 हो गया, और चावल में तो चावल दिया गया है, बस हो गया आपका सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन था, और इतना भले है लेकिन आपको एकदम सिंपल, आप कभी भी देख के मत डरिएगा। क्या 100 नंबर क्वेश्चन करें? आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है, ठीक है। तब जब गुना कहे, कितना गुना है, तब ये क्या करेंगे? आपके दो आलू का उत्पादन 2015-16 में कितना है? आलू का उत्पादन 2015-16 में 315 है। हाँ, आलू का उत्पादन 2000, आलू का 15-16 में, 15-16 में, 14-15 नहीं, ये एक मिनट, हाँ अब देखिए 2015-16 में ये क्या है, ये आपका 2000 आलू का 400 है, तो 400 है का का अंदाजन कितना गुणा है, किसका कर रहे हैं? 2010-11 में, 2010-11 में 210 है, तो नीचे 210 लिख दीजिए, यही काट दीजिए, जितना आएगा लगभग 20, 21, 20 दुनाई 40, 21 आ रहा है, 1 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 1.9 आएगा, ठीक है, 21 है ना, तो 1.9, इतना टन ज़्यादा है, गुना है। ऐसे सवाल पे यही कर दीजिएगा बस, और कुछ करना ही नहीं। एक बार इसको इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, जो आगे रहे ऊपर लिख दीजिए, जो पीछे रहे उसको नीचे लिख दीजिए, बस इतना बस आज के लिए बस इतना ही। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज़ें समझाना पड़ता है। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 9 आपका टेस्ट खत्म हो गया है, अब 16 बचा है, 7 टेस्ट और बचा है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।